हेलो फ्रेंड्स। देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। और पॉलिटी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं, और हर टॉपिक क्लियर कराऊंगा आपका। तो पॉलिटी में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हम आज पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका इसी का पार्ट है, राज्य व्यवस्था का। तो अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था जो है ये आपकी, इसमें जो पहला शब्द है ये राज, इसका अर्थ है राज्य। और हमें बच्चों पता होना चाहिए कि राज्य किसे कहते हैं, कि राज्य क्या चीज है। जो राज्य है, राज्य को बोलते हो आप स्टेट। तो स्टेट क्या चीज है ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट कहते किसे हैं। तो अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट राज्य होने के लिए चार चीज होनी आवश्यक है। पहला भूमि, या फिर इसे कह लो आप लैंड। दूसरा जनसंख्या, अर्थात पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और तीसरा है आपका सरकार। सरकार, सरकार अर्थात गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ है आपका संप्रभुता। इसको आप कहते हो सोवरेनिटी। सोवरेनिटी। तो अगर मैं राज्य होने की बात करूं तो राज्य होने के लिए चार चीज होनी का बहुत आवश्यक है। पहला भूमि, जिसे आप बोलते हो लैंड। सेकंड है जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। थर्ड है सरकार, गवर्नमेंट। और फोर्थ है संप्रभुता। तो संप्रभुता अगर मैं बात करूं, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा इंडिया, इंडिया इज ए, इंडिया इज ए स्टेट। मैंने लिखा इंडिया इज ए स्टेट, इसका मतलब क्या है? भारत क्या है? एक राज्य है। क्या है भारत? भारत एक राज्य है। इंडिया इज ए स्टेट। तो स्टेट, अगर स्टेट की बात करूं, आप सोचोगे कि अगर ये सर राज्य बता रहे हैं भारत को, तो फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना, हरियाणा, राजस्थान, ये क्या चीज है? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये क्या चीज है। लेकिन मैंने सेंटेंस लिखा इंडिया इज ए स्टेट, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है कि भारत क्या है? एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है। राज्य किस प्रकार है? मैंने आपसे बताया कि राज्य होने के लिए चार चीज होना बहुत आवश्यक है। पहला है भूमि, लैंड। तो अगर बात करूं भारत पे भूमि है, हाँ है भाई, भारत में भूमि तो है ही। और बात करूं जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी भारत पर है। भाई पॉपुलेशन है नहीं भारत पे? पॉपुलेशन तो है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़ से ज्यादा है। पॉपुलेशन भी है। और बात करूं सरकार, सरकार भी है। तीनों चीज है भारत के पास। गवर्नमेंट भी है, मोदी की गवर्नमेंट है ना, श्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की। तो अगर बात करूं संप्रभुता, ये क्या चीज होती है पहले ये समझ लो आप। देखो ये मैंने लिखा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या चीज होती है? देखो सोवरेनिटी की अगर मैं बात करूं तो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी संप्रभु, संप्रभु देश वो देश होते हैं जो जो अपने आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी जो अपने फैसले हैं वो पूरी स्वतंत्रता से ले सके। मतलब बिल्कुल फ्री हो अपने आंतरिक और अपनी बाहरी फैसले लेने के लिए। देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया क्या एक संप्रभुता है इंडिया में या नहीं है? भारत के पास संप्रभुता है या नहीं है? अगर मैं बात करूं तो हाँ, भारत पे संप्रभुता है। और वो कैसे है? देखो अगर भारत को रूस से कोई हथियार खरीदने हो, जैसे अभी भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है रूस से, या फिर अभी फ्रांस से राफेल भी खरीदे गए थे, तो क्या भारत को अमेरिका से परमिशन लेने की जरूरत है, या किसी देश से परमिशन लेने की जरूरत है कि भाई मैं रूस से अपना डिफेंस सिस्टम खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, या फिर मैं राफेल खरीदूं या ना खरीदूं? नहीं है ना। भारत अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए भी तैयार है और अपने बाहरी फैसले लेने के लिए भी तैयार है। देश से जो बाहर फैसले होते हैं, कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है, आयात निर्यात कर सकता है, बिल्कुल फ्री है ना। तो भारत के अंदर संप्रभुता तो है। भारत के अंदर संप्रभुता तो है। तो भारत के अंदर सोवरेनिटी है। तो इस, अगर ये चारों चीज भारत के पास हैं,
तो भारत तो एक राज्य हो गया ना, इंडिया इज ए स्टेट। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। क्या है भारत? एक है राज्य। और आप कहोगे हमने तो ये पढ़ा है कि देश है भारत एक। यस, भारत देश कह लो या राज्य कह लो, लेकिन राज्य ही भारत है। भारत क्या है? एक राज्य है। और आप पूछोगे फिर अगर भारत एक राज्य है तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये क्या चीज है? हमने तो आज तक ये पढ़ते आए हैं कि यूपी एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है। तो चलो इन्हें देख लेते हैं, ये राज्य है या नहीं है। अगर हम यूपी की बात करें, मैंने आपसे बताया था 4 चीज होनी आवश्यक है। चलो देखते हैं आप, यूपी के पास भूमि है। हाँ, यूपी के पास भूमि है। और बात करूं अगर भूमि, जनसंख्या है यूपी के पास। हाँ, यस, जनसंख्या है। और बात करूं सरकार भी है योगी आदित्यनाथ की। और बात करूं संप्रभुता की, क्या यूपी के पास संप्रभुता है? सोच के बताना, यूपी के पास सोवर्निटी है? या उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा, इनके पास क्या सोवर्निटी है? नहीं है ना। आप समझो एक चीज को, यूपी, अगर आप यूपी की बात करूं तो यूपी जो है एक, आप स्टेट कह रहे हो, स्टेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूपी एक स्टेट नहीं है। तो यूपी है क्या चीज? क्योंकि यूपी के पास ये 3 चीज तो है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्योंकि यूपी जो है अपने आंतरिक फैसले तो ले सकता है, लेकिन बाहरी फैसले नहीं ले सकता। मान लो अगर इजराइल से हथियार खरीदने हो तो क्या योगी आदित्यनाथ बिना केंद्र की परमिशन के कह सकते हैं इजराइल से कि आप हमें हथियार सप्लाई कर दो? कह सकते हैं? नहीं ना। और संप्रभुता होनी जरूरी है राज्य होने के लिए। तो यूपी के पास संप्रभुता कहाँ रह गई? या फिर किसी भी राज्य के पास, कोई भी राज्य है बिना केंद्र की परमिशन के क्या खरीद सकता है? क्या अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री है अपने बाहरी फैसले लेने के लिए? क्या केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा ये स्टेट नहीं है। ये क्या है? ये है, अगर आप पूछो ये क्या है, ये है प्रांत। क्या है? प्रांत, या फिर इन्हें अंग्रेज बोलते थे प्रोविंस। ये है आपके प्रांत। इन्हें पहले प्रांत ही कहा जाता था, प्रांत। समझ में आया? इंडिया एक स्टेट है और ये क्या है? ये है प्रांत, है ना। उत्तर प्रदेश प्रांत, हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत, राजस्थान प्रांत, ये प्रांत है। क्योंकि इनके पास स्टेट होने के लिए जो 4 चीज होना आवश्यक है वो नहीं है। 3 चीज तो इनके पास हो गई, लेकिन चौथी चीज तो नहीं है, संप्रभुता। सोवर्निटी भी तो होनी जरूरी है। अच्छा, अब आप बात करोगे एक मिनट, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, अगर मैं बात करूं राष्ट्र की, राष्ट्र, ये राष्ट्र क्या चीज है? देखो, राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कोई भी देश अगर अपना राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है तो वहां पे क्या होगा? अगर उस देश में भाईचारा है, भाईचारा मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अगर प्रेम है, आपस में भाईचारा है, तो वो राष्ट्र कहलाएगा या फिर राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। लेकिन अगर भाईचारा नहीं है तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं है? राष्ट्र, देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है वो। देखो, अगर हमें राष्ट्र बनाना है अपने देश को, देखो यहूदी है एक ही, जिस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहेंगे तो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र का निर्माण होने में क्या होगी? परेशानी होगी। जैसे इंडिया देश में है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो राष्ट्र निर्माण में क्या है? हमें बहुत ही मुश्किल पड़ती है ना। देखो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इजराइल एक देश है, वहां पे सारे यहूदी इकट्ठे हो गए थे और वे भाषा के अनुसार और धर्म के अनुसार सब एक जैसे थे। तो वहां पे राष्ट्र निर्माण हो गया। इजराइल जो है राष्ट्र देश कहलाया, एक राष्ट्र कहलाया। लेकिन भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक राष्ट्र, अगर अगर आपको राष्ट्र निर्माण करना है तो आपस में भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपस में धर्म, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, मैं हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, ये भावना है। अमेरिका है, अमेरिका वाले ये नहीं कहते कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अमेरिका वाले कहते हैं वी आर अमेरिकन्स, हम हैं अमेरिकन्स, वी आर अमेरिकन्स। और जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ गई कि हम क्या है? इंडियन है, हम हिंदू, मुस्लिम,
हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम है इंडियन। हम क्या है? इंडियंस हैं हम। तो राष्ट्र निर्माण में सहायता होगी। अभी क्या हुआ था, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया, जितने भी कार और बाइक थे, जिन्होंने अपने गाड़ियों पे लिख रखा था जाति सूचक शब्द, किसी ने ब्राह्मण लिख रखा है, किसी ने जाट लिख रखा है, किसी ने कुछ और लिख रखा है, तो उनका चालान करने का परमिशन दिया योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि उनका सबका चालान कर दो, उन सबका क्या कर दो? चालान कर दो। तो उसने योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? राष्ट्र निर्माण में सहायता दी। क्या दी? अपनी राष्ट्र निर्माण में सहायता दी उसने। किसने? राष्ट्र निर्माण में दी उसने सहायता। राष्ट्र निर्माण में उसने क्या दी? सहायता दी। तो इसी प्रकार देखो, अगर हमारे देश में भाईचारा होगा तो राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलेगी, और अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इसीलिए भारत एक राष्ट्र देश अगर तब कहलाएगा जब हम कहेंगे कि वी आर इंडियंस, हम क्या है? हम भारतीय हैं। जैसे अमेरिका वाले कहते हैं वी आर अमेरिकन्स। तो देखो, धर्म भले ही हमारे देश में अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में क्या होना चाहिए? हमारे देश में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है, और इसी पे हमें आगे काम करना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी राज्य की। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा राज्य, कि राज्य क्या चीज है, क्या नहीं है, और क्या चीज होनी आवश्यक है राज्य के लिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य व्यवस्था। अगर राज्य व्यवस्था की बात करें, ये तो मैंने आपको राज्य के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था जो है इसके 3 पार्ट हैं। पहला है आपका संविधान, जिसे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में, संविधान। और इसका दूसरा है विधायिका, इसका दूसरा जो है आपका शासन के अंग, शासन के अंग। और तीसरा पार्ट है इसका संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं। संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं। तो संविधान की बात तो मैं आपको डिटेल में करूंगा आपसे, है ना। और पहली बात करूं मैं शासन के अंग की। तो शासन के जो है 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। अगर मैं बात करूं राज्य व्यवस्था में 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला संविधान, दूसरा है शासन के अंग, और तीसरा है संवैधानिक एवं संवैधानेतर संस्थाएं। तो पहला अगर बात करूं विधायिका की, तो विधायिका जो है आपकी 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला है आपका क्या? विधायिका ही है ना। तो विधायिका, कार्य, शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर मैं विधायिका की बात करूं, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कानून को पारित करवाना। जो आपकी विधायिका है ये कानून को पारित कराती है। जैसे संसद है आपकी, संसद के आपके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून अगर पारित करवाना है तो वो विधायिका कराएगी। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल और विधान परिषद कार्य करते हैं। विधानमंडल कह लो या कह लो उसे विधानसभा, एक ही बात है ना। राज्य में काम करते हैं कौन? विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में काम करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो विधायिका का काम जो होता है वो होता है कानून को पारित करवाना। और अगर कार्यपालिका की बात करूं, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। कार्यपालिका की बात करूं
तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जितने भी बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जो भी हमारे बड़े पद पे आसीन है अधिकारी, सचिव है जो काफी है ना, विदेश सचिव हो गए है ना, गृह सचिव हो गए, ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बड़े आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस कह लो, और राज्य में कार्य करते हैं पीसीएस, आईएएस पीसीएस, ये सारे क्या कराते हैं, कानून को लागू कराते हैं। और अगर न्यायपालिका की बात करूं तो इसका कार्य है कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। देखो न्यायपालिका कार्य होता है कानून की रक्षा करना। देखो जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आप कह लो सुप्रीम कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब इसी के अंदर आते हैं, न्यायपालिका के अंदर। तो मैंने आपको बताया शासन के 3 अंग हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून को पारित कराना, और कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू कराना, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कानून की रक्षा करना। तो कानून देखो पारित तो हो गया, फिर क्या करेंगे, उसकी रक्षा भी तो कोई करेगा। और फिर क्या है आपका, कानून की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भैया आपसे कुछ संकट आता है, आपके अधिकारों का हरण होता है, तो क्या आप कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे सीधा, कानून की रक्षा होगी आपकी, है ना। ये है आपका संवैधान शासन के अंग। और तीसरा चीज है आपकी ये संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं। अब मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या चीज होती है। देखो अगर मैं बात करूं संवैधानिक की, तो संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो जिनका उल्लेख संविधान में है, जिनका उल्लेख संविधान में है। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होंगी जिनका उल्लेख किसमें होगा, जिनका उल्लेख होगा संविधान में, मतलब किसी न किसी अनुच्छेद में इनका जिक्र होगा। और संविधानेतर संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में न हो। इनका उल्लेख तो संविधान में मिलेगा, तो ये जो है बहुत ही शक्तिशाली होती है, इनका उल्लेख संविधान में मिलता है, संविधान में उल्लेख, और इनका संविधान में उल्लेख है नहीं, मतलब ये संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और आपको पता है किसी भी देश का संविधान ही सर्वोपरि होता है, तो जिसका संविधान में उल्लेख है वे तो ज्यादा ताकतवर होंगी ना, शक्तिशाली होंगी, लेकिन और संवैधानिक संस्थाएं जो होंगी इनका संविधान में उल्लेख होगा नहीं। जैसे संवैधानिक संस्थाएं की बात करूं अगर मैं, जैसे आपका यूपीएससी है, यूपीएससी इसका संविधान में जिक्र है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हो आप इसे, तो इसका संविधान में जिक्र है, तो ये संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में उल्लेख है ना। और दूसरा है आपका, अगर मैं बात करूं एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, या फिर मैं कह लूं ओबीसी आयोग, ये सब क्या ऐसी संस्थाएं आपकी, ये आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और मैं बात करता हूं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो इस टाइम कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका उल्लेख भी संविधान में दे रखा है कैग का, तो ये भी क्या संस्था हो गई, संवैधानिक। और बात करूं भारत का महान्यायवादी जो इस टाइम है के वेणुगोपाल, तो हमारे जो भारत का महान्यायवादी है, ये भी क्या संस्था है, ये भी संवैधानिक संस्था है। भारत का महान्यायवादी, यूपीएससी, एससी आयोग, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। संवैधानिक संस्था वे संस्था होती हैं जिनका जिक्र संविधान में है, समझ में, यूपीएससी, एससी आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, भारत का महान्यायवादी कैग हो गया, और हो गए बहुत सारे हैं, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा संवैधानिकतर संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। तो ये संवैधानिकतर संस्थाएं जो होती हैं आपकी, या फिर इन्हें बोल सकते हो आप
असंवैधानिकतर संस्थाएं, असंवैधानिक संस्था, या फिर आप कह सकते हो सांविधिक संस्था। इनके 3 नाम हैं, एक है संविधानेतर, एक है सांविधिक और एक है असंवैधानिक संस्था। और असंवैधानिक संस्था की अगर बात करूं तो ये कौन कौन सी हैं? असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था या फिर संविधानेतर संस्था, असंविधानेतर संस्था। तो ये जो है आपकी असंवैधानिक संस्था जो है, इनका जिक्र तो संविधान में मिलेगा नहीं आपको। जैसे आपकी बात करूं मैं, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये जो है आपकी क्या संस्था है? संवैधानिक, सॉरी असंवैधानिक, क्योंकि इसका जिक्र जो है संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं है। और अब बात करूं सीबीडीटी, सीबीडीटी, ये भी आपकी क्या ही संस्था हो गई? असंवैधानिक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट संविधान में इसका जिक्र है नहीं, तो ये कैसी संस्था हो गई? सीबीडीटी, असंवैधानिक हो गई, है ना। और बात करूं केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण आयोग, केंद्रीय अन्वेषण आयोग या फिर सूचना आयोग, ये सब क्या संस्था है? ये सब बड़ी असंवैधानिक संस्थाएं हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जो संस्था जिनका संविधान में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन उस जिक्र है जो संविधान में, वे क्या संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। और ये है आपकी असंवैधानिक, सही है, जिनका जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हमें नहीं मिलता है। तो अब ये बात हो गई। आगे मैं बात करूंगा संविधान की। तो आपकी राज्य व्यवस्था की मैंने बात की आज, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संवैधानिक और संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं। और मैं अगर बात करूं संविधान की, संविधान की अगर मैं बात करूं भैया, संविधान, संविधान, तो संविधान जो है आपका, चलो इसकी बात मैं अगले पार्ट में करूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं देखो मैं आया हूँ इस चैनल पे, है ना, स्टडी विद सचिन मेरा चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।